अब मैं बात कर रहा हूँ व्यंजन, व्यंजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि स्वर स्वर और व्यंजन दोनों ही किसके भाग हैं, दोनों ही किसके प्रकार हैं, वर्ण के। किसके हैं? वर्ण के। व्यंजन दोनों किसके भाग हैं? वर्ण के। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे स्वर, स्वर से स्वतंत्र, स्वर से स्वर, और जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएंगे वो व्यंजन हो जाएंगे। तो ऐसे व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, यानी किसी ना किसी के क्या होते हैं? गुलाम, स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित होते हैं। उच्चारित का अर्थ हो गया ना तो बोले जा सकते हैं ना लिखे जा सकते हैं। तो आप कहोगे कैसे सर? तो मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर क्या है? क। अब क को बोलने के लिए मुझे अ की गुलामी करनी पड़ रही है। जब मैं क बोलूंगा तो लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है, और जब मैं क लिखता हूँ तो इस क को लिखने के लिए अ की मदद लेनी पड़ती है। तो जब आधे क में हम क अ जोड़ेंगे तब जाकर किसका निर्माण होगा? क का निर्माण होगा। मतलब इस क को लिखने के लिए हमें किसका गुलाम रहना पड़ रहा है? इस अ का गुलाम। और जो गुलाम होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए इसका नाम हो गया स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित होने वाले। बोले बड़ी बात। अब बात करते हैं हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी में स्वर तो भाई 11 होते हैं, जबकि व्यंजन 33 यानी 33 होते हैं। हिंदी में जो व्यंजन है वो कितने होंगे? 33। ठीक है, अभी मैं व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ूंगा, सारी चीजें विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रहा हूँ कि 33 कौन कौन से। तो आपने कगड़े पढ़े हैं, वही व्यंजन है, थोड़ी चीजें छोड़ दी जाती। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ स्पर्श व्यंजन की। किसकी रे? स्पर्श व्यंजन की। ये हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे? 25। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेता हूँ। इन चीजों को मैं अभी परिभाषित करूंगा, ढंग से समझाऊंगा, धैर्य रखो। यहाँ पर केवल मैं इतना समझा रहा हूँ कि 33 होते कौन कौन से, बाकी सब चीजें विस्तार से पढ़ाऊंगा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं ऊष्मीय व्यंजन की। किसकी? ऊष्मीय व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन आपको पता है 4 होते हैं। इसी प्रकार ये हो गए 25 और 4 29, और 29 में जब 4 जोड़ते हो तो हो जाते हैं आपके 33। कितने हो जाते हैं? 33। तो याद रखना व्यंजन हिंदी में 33 होंगे, 25, 4 और 4, अंतस्थ, ऊष्मीय और स्पर्श। इस प्रकार से 33 हिंदी में व्यंजन होते हैं। इसके बाद में मैं समझा रहा हूँ व्यंजनों का वर्गीकरण। सब चीजें उसमें ये भी आएगी और नई चीजें होंगी वो भी सिखा दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अगला स्लाइड होने वाला, अगला पेज होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ अलग चीजों की। व्यंजन ही पढ़ रहे हैं लेकिन व्यंजन के प्रकार या व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन हेडिंग लगा देता हूँ वापस। व्यंजन के प्रकार ले देता हूँ। ठीक है, व्यंजन के प्रकार, या इसी को आप कह सकते हो व्यंजन का वर्गीकरण। जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था ना, उसी प्रकार, लेकिन ये बड़ा आसान है बेटा। ठीक है ना, इसको सीखना कोई हार्ड काम नहीं। ठीक है, तो पहला जो मैं प्रकार लिख रहा हूँ मैंने अभी पढ़ाया, कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन आपको पता कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं? तो क से लगाकर म तक। क से कबूतर से शुरू करना है और म से मछली पानी में तैरती है वहां तक जाना है। कितने होते हैं? 25। कितने होंगे? 25। अब इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह के आंतरिक भागों को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, और इसलिए इनका नाम पड़ गया स्पर्श व्यंजन। क्या पड़ गया? स्पर्श व्यंजन। और क से लगाकर म तक ये होते हैं 25। अब इन्हीं को क से लगाकर म तक को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। अब ठीक है वो सर, अब बात समझ में आ गई कि इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। तो जब आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी व्याकरण तो देखा होगा कि एक वर्ग होता है क, एक होता है च, एक होता है आपके ट, एक होता है त वर्ग, और एक होता है आपके प वर्ग। अब क वर्ग का मतलब क वाली पूरी लाइन, क ख ग घ ड़, ये पूरी लाइन है ना। इसी प्रकार च वाली मतलब च वाली पूरी लाइन, ट वाली मतलब ट वाली पूरी लाइन, त वाली मतलब त वाली पूरी लाइन, प वाली मतलब पूरी लाइन म तक। कहाँ तक? म तक। कितने होंगे? 25। कितने होंगे? 25। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा
कि फ बेटा किस वर्ग में आता है। फ आप कहोगे प वाले वर्ग में, मैं कहूंगा थ किस में आएगा, तो आप कहोगे त वाले वर्ग में। लेकिन वर्ग में तो आता है, किस वर्ग में आता है, त वर्ग में, किसी न किसी वर्ग में आता है, नहीं आता, इसका मतलब वो वर्गीय व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन। चाहे क कह दो, चाहे ख कह दो, चाहे ग कह दो, चाहे घ कह दो, चाहे ड़ कह दो, सारे के सारे क्या होंगे, वर्गीय व्यंजन। जो वर्ग में आएंगे वो वर्गीय व्यंजन। अब आप कहोगे सर क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, यह वर्ग क्यों नहीं हुआ, स वर्ग क्यों नहीं हुआ। अक्षत्र य को तो हम स्वर के अंदर मानते नहीं, 33 को ही मानते, तो ये और स तो बताओ, स और य को क्यों नहीं वर्ग कहा जाता। स और इस यह को वर्ग इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि जब आप ये वाली लाइनें पढ़ोगे तो 1 2 3 4 और 5 चीजें हैं, कितनी, 5। लेकिन इनको पढ़ोगे तो इनमें 4 4 ही मिलेगी, और जिसमें 5 चीजें थी उन्हीं को वर्ग का दर्जा दिया गया, 4 चीजों वाले को नहीं दिया गया, या 3 चीजों वाले को नहीं दिया गया। इसलिए देखो इसमें 5 है तो वर्ग, इसमें 5 है तो वर्ग, इसमें 5 है वर्ग, इसमें 5 तो वर्ग, इसमें 5 है तो वर्ग, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसलिए इन दोनों को वर्गीय व्यंजन नहीं कहा सकता। पहले बड़ी बात। अब बात करते हैं अग्रज, दूसरे प्रकार की बात करें। और दूसरा मैंने कहा आपको अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा, अंतस्थ व्यंजन। अब इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जीवा आंतरिक भागों को स्पर्श तो करती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करती है, इसलिए इनका नाम है अंतस्थ व्यंजन। या दूसरी बात ऐसे याद रख लेना, इनके अंदर कोई ना कोई छिपा रहता है, इसलिए इनका अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं रे, 4। कौन कौन से, य र ल और व, कितने हो गए, 4। लेकिन मैं कह रहा हूं इन चारों का सही क्रम कौन सा होगा, तो याद रखना, मैं समझा रहा हूं उनका सही क्रम क्या होगा, तो य, उसके बाद में व, उसके बाद में र और उसके बाद में ल। अब आपको सही क्रम ये क्यों होगा, हमने पढ़ा पावड़ी ये पढ़ा है, पहली क्लास ये पढ़ते हैं, केजी क्लास, तो ये सही क्रम क्यों है और ये गलत क्रम क्यों है। तो याद रखना बेटा, जब आप यण संधि पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यह का निर्माण कहीं ना कहीं किससे हो रहा है, ई से। इसी प्रकार र का है वो किससे होगा, री से। इसी प्रकार जो ल का है वो किससे होगा, ली के, ली से। और जो व है इसका निर्माण होगा ऊ से। अब एक ये ई, एक ये री, एक ये ऊ और एक ये ली। आप पढ़ोगे तो आपको ली हिंदी में मिलेगा नहीं, ठीक है ना, ये तो संस्कृत की चीज है, इसकी चीज है संस्कृत की, इसलिए हिंदी ने कहा भाई ये तो मेरी चीज है ही नहीं, तो तुम दूसरे बैठो है, तो दूसरे बैठे भैया दूसरी गाड़ी है, तो इस गाड़ी को सबसे पीछे खड़ा करो, तो इस गाड़ी को सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया। और इसमें ल में ली छुपा रहता है, इसलिए ल जो है सही क्रम में क्या आएगा, सबसे बाद में सही क्रम में लिख देता हूँ, अब याद रहे सही क्रम में, ठीक है। अब दूसरे तीनों की बात करें, ये 3 तो घर की गाड़ी है इसके भाई। देखो अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। य र ल व 4 होते हैं। मैं कह रहा हूं कि इनका ये जो क्रम है ये लिखा हुआ गलत है, इनको इस प्रकार लिखेंगे तो ये सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ल देखो संस्कृत का, इसलिए सबसे बाद में लिख दिया। अब ये 3 चीजें हिंदी की है, अब तीनों का क्रम देखोगे आप स्वर में जाकर, तो आपको पता चलेगा कि जब ए आप बोलते हैं या स्वर बोलते हैं तो सबसे पहले ई आता है, उसके बाद में ऊ आता है, और उसके बाद में क्या आता है, री। सबसे पहले क्या आएगा रे, 1 2 और इन तीनों में, ये तो पहले जा चुका है, इन तीनों में पहले कौन सा आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा सर। तो ई किस में है रे, यह में, तो ये सबसे पहले बड़ी बात समझ में आई ना। अब देखो री और ऊ में से पहले कौन आएगा, आप कहोगे सर ऊ आएगा, तो ऊ किसमें, व में, तो इसलिए यहाँ पर ऊ व पहले आएगा। इसलिए उसके बाद में बात करें कौन बच गया, र, और र में होती है री, इसलिए आ गया व। समझ में। अब आप कहोगे सर बचपन से हमें ये क्रम क्यों पढ़ाया, क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें गीत के रूप में पढ़ाया जाता था, कविता विधि में या गीत विधि के अनुसार पढ़ाया जाता था, और उसमें हमें बड़ा आनंद आता था और हम आसानी से गीत के रूप में चीजों को सीख पाते थे। लेकिन वो गीत जिंदगी भर नहीं गाने बेटा, है ना, अब समझना है। इसलिए हमें वो इस क्रम में सिखाते थे, य र ल व, ऐसे गीत के रूप में याद हो जाते थे, लेकिन सही क्रम इसका ये है, और कारण मैंने आपको बता दिया। अब तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो इसका नाम है ऊष्मीय व्यंजन। क्या है, ऊष्मीय व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन अगर हम बात करें तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं अभी बताते हैं ना, ये तो मैं बता ही चुका हूं पहले।
चार। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपके स, दूसरा हो जाएगा स, तीसरा हो जाएगा स और चौथा हो जाएगा टोटल कितने हुए? चार। अब इनको ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? इनको ऊष्मीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है और उस गर्म हवा को बोलते हैं उष्मा। क्या बोलते हैं? उष्मा। इसलिए इनका नाम पड़ गया ऊष्मीय व्यंजन। समझ में आया बेटा? इनका सही क्रम यही है, ठीक है, याद रखना। अब इन्हीं ऊष्मीय व्यंजनों को बोला जाता है भाई, वो अभी अगले प्रकार में सिखाऊंगा ताकि ढंग से समझना। चौथा प्रकार में यहाँ लिख दूं। चौथा मैं प्रकार आपको समझा रहा हूँ स्पर्श व्यंजन। क्या समझा रहा हूँ? स्पर्श व्यंजन समझा दिया तो स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी। और पांचवा मैं आपको प्रकार समझाऊंगा। मैं यहाँ चौथा और पांचवा यहाँ लिख रहा हूँ भाई, कहीं को नीचे ना लिखे तो फिर मेरे मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो ठीक है। ये तो चार हुए संख्या में, संख्या बड़े चार में यहाँ लिखना ताकि आप सोचना कि प्रकार है, ठीक है। अब मैं चौथा प्रकार यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 चौथा प्रकार यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये व्यंजनों का वर्गीकरण है या व्यंजन के प्रकार है। चौथा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पर्श संघर्षी। बढ़िया पढ़ाऊंगा बेटा, याद रखना, यहीं से प्रश्न पकड़ेगा। संघर्षी। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं, पहले तो समझ लो कि इनको स्पर्श संघर्षी कहा क्यों जाता है। क्योंकि ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जीवा मुंह के आंतरिक भागों को स्पर्श भी करेगी और जो हवा होगी वो रगड़ती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलेगी, और इसीलिए इनका नाम हो गया संघर्षी। क्या हो जाएगा? संघर्षी। और स्पर्श करती है, स्पर्श भी करती है, घर्षण भी करती है, स्पर्श संघर्ष। कितने होते हैं? तो मैं आपको कहूंगा 4 होते हैं। च, छ, उसके बाद में ज और उसके बाद में झ। कितने हो गए? 4। क्या होते हैं? स्पर्श संघर्ष। याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में यदि हम बात करें पांचवे की, पांचवा मैं यहाँ लिख दूंगा संघर्षी। क्या लिख देंगे? संघर्षी। और संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो याद रखना, ठीक है। संघर्षी व्यंजन आपके स स स ह होते हैं। स स स और ह। कितने हो गए? 4। तभी तो मैं भी लिख रहा था यहाँ, फिर मैंने सोचा अलग से प्रकार लिखकर समझा दूंगा। अब संघर्षी अभी समझा दिया कि वे व्यंजन जिनको बोलते समय स्पर्श करे या न करे, लेकिन क्या होगा? घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण होगा। इसलिए इनका नाम पड़ गया संघर्षी। क्या पड़ गया? संघर्षी। वापस परिभाषा बोलकर समझाता हूँ। वे व्यंजन जिनको बोलते समय वायु जब मुख से बाहर निकले तो उसका घर्षण हो। क्या हो? घर्षण। इसलिए नाम इनका पड़ गया संघर्षी। क्या पड़ गया? संघर्षी। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। स स स तो 5 प्रकार समझ में आए भाई। स्पर्श, अंतर, ऊष्मीय, उसके बाद में संयुक्त, संयुक्त के बाद में मैंने लिख दिया स्पर्श, अंतर, ऊष्मीय, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी व्यंजन। अब संयुक्त आ रहा है नाम घड़ी घड़ी तो संयुक्त लिख देता हूं। छठा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होंगे आपको पता है, ये तो आप कई बार पढ़ चुके हो कि संयुक्त व्यंजन है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब संयुक्त व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? याद करो, संयुक्त स्वर, मैंने कहा था 2 अलग अलग चीजें मिलेगी और सहयोग करके एक नई चीज का निर्माण कर देगी। तो यहाँ वहां पर मिल रहे थे 2 अलग अलग स्वर, यहाँ मिलेंगे 2 अलग अलग व्यंजन। तो मैं कह रहा हूँ कि संयुक्त होते हैं 4। कितने व्यंजन होंगे? 4। अक्षर, य और ये हो जाएगा आपके स्वर। ठीक है, ये 4 चीजें हो जाएगी आपके संयुक्त व्यंजन। अब इनका निर्माण है ना, वो देखो कैसे होता है। अब जो ये अक्षर है, मैं कह रहा हूँ संयुक्त है, तो आप कहोगे कौन कौन से सर व्यंजनों से मिलकर, कौन सी 2 अलग चीजों से मिलकर ये बना है? तो ये तो था आधा क। क्या था? आधा क। और इस आधे क में मैंने ये वाला स्वर मिलाया, तब जाकर इस अक्षर का निर्माण हुआ है। अगर दूसरा कोई स्वर मिला दोगे तो नहीं बनेगा बेटा। और यहाँ पर आधा क होगा तभी बनेगा। परीक्षा में जब पूछा जाता है तो कहीं पर आधा क और स लिख दिया जाता है, कहीं पर पूरा क और आधा स लिख दिया जाता है, कहीं पर दोनों को आधा कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, क आधा है और ये वाला स पूरा है, बाकी वाले से मत देना गलत है। त्र है वो सिंपल है, त आधे में र जोड़ देना तो क्या बन जाएगा? त्र। उसके बाद में य है, उसमें ज में आधा य जोड़ देना, क्या बढ़ जाएगा? य बढ़ जाएगा। अब कई बार आपने पढ़ा होगा, कई लोग इस ज्ञान को ज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्ञान। और इस विज्ञान, इसको विज्ञान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विज्ञान पढ़ते हैं। और इसको ज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में ये ज्ञान और विज्ञान नहीं है, ये
ज्ञान है और ये विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो ज और ये आ रहा है, इसलिए विज्ञान पढ़ेंगे इसे, और इसे क्या पढ़ेंगे? ज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्ञान। इसलिए कोई विज्ञान पढ़े तो ये मत सोचना कि उसको किताब पढ़नी नहीं आती। तो हम जो उच्चारण करते हैं वो विज्ञान करते हैं भाई, वो तो बेचारा शुद्ध ही पढ़ रहा है। अब बात करते हैं स्र की। तो स अलंत र से मिलकर क्या बना है? स्र। चारों चीजों को बढ़िया ढंग से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अक्षर है वो क अलंत स से मिलकर, त्र है वो त अलंत र से मिलकर, य है वो ज अलंत या से मिलकर, और जो स्र है वो स अलंत र से मिलकर बना हुआ होता है। दो अलग अलग चीजें थी, दोनों के मेल से, सहयोग से एक नई चीज का निर्माण हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ गया संयुक्त। और ये व्यंजन है इसलिए नाम पड़ गया संयुक्त व्यंजन। कितने हो गए? 6। सातवां प्रकार देखते हैं। सातवां प्रकार, सातवां मैं आपको लिखवा रहा हूँ अर्ध स्वर। क्या लिखा रहा हूँ? अर्ध स्वर। बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है ये बेटा, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? अब आपको वो सब पढ़ा व्यंजन रहे हो, स्वर रहा है, क्या मामला है अभी बता दें क्या है। देखो अर्ध स्वर है वो 2 होते हैं, य और व। अब य और व व्यंजन है लेकिन इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलना बड़ा आसान होता है। वे व्यंजन जिनको बोलना बड़ा सहज होता है, सरल होता है, आसान होता है, उनको बोलते हैं अर्ध स्वर। जैसे स्वर आसानी से बोले जाते हैं, उसी प्रकार ये भी आसानी से बोले जाते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया अर्ध स्वर। क्या दे दिया गया? अर्ध स्वर। उसके बाद में मैं आपको 5 वाले लिख रहा हूँ। जो यहाँ पर प्रकार लिख रहा हूँ मैं, वो बेटा पूछे गए कहीं ना कई बार पूछे गए हैं, और भविष्य में आने वाली परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। एक मैं लिख रहा हूँ उच्छित व्यंजन। उच्छित व्यंजन। अब मैंने कई बार इस शब्द को पढ़ लिया है, कई कहेंगे सर उच्छित लिखा हुआ है, मैंने कई बार पढ़ लिया ये शब्द बेटा, और धीरे धीरे मेरे इस प्रकार से बोलने की आदत पड़ गई है ना, तो मैं इस प्रकार से बोलूंगा उच्छित व्यंजन। तो उच्छित व्यंजन भाई कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है ये ड और उसके बाद में ढ, लेकिन ड और ढ नहीं होते हैं, इनके नीचे लगता है ये बिंदी, और इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। मक्ता नहीं, नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ठीक है, इसको नुक्ता बोलते हैं। और जब ड और ढ के नीचे नुक्ता लगता है तो इससे पहले अ की ध्वनि आना शुरू हो जाती है, इसको अड्ढ बोलेंगे और इसे अड्ढ बोलेंगे, और ये होता है क्या रे? उच्छित व्यंजन। अब इनको उच्छित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुंह की जो जीभ है ना, मुंह के अंदर जो जीभ है ना, वो एक बार ऊपर जाएगी और फटाक से नीचे आएगी, अड्ढ और अड्ढ बोलोगे, इसलिए इनका नाम है उच्छित व्यंजन। इसके 3 नाम और है, 3 उपनाम और है। जैसे गोगा जी को जान के कहते हैं ना, इसी प्रकार इनके 3 नाम और हैं। जैसे एक मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है ताड़वजात। ताड़वजात। ताड़वजात क्यों कहा जाता है? क्योंकि तनाव के साथ जीव ऊपर जाती है और फटाक से नीचे आती है, ताड़वजात। और दूसरा नाम है द्विस्पष्ट। क्या है? द्विस्पष्ट। द्विस्पष्ट। अब द्विस्पष्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे 2 चीजों का स्पष्टीकरण होता है, या 2 चीजों के बारे में ये बताती है। कौन कौन सी? एक तो जीभ ऊपर जाएगी और उसके बाद में मुंह से हवा बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? हवा। 2 चीजों का स्पष्टीकरण। और तीसरा नाम है द्विगुणी, यानी 2 गुण होंगे। 2 गुण कौन कौन से? अभी जो बताए सेम। एक तो जीभ ऊपर जाएगी और एक वायु बाहर निकलेगी मुंह से। हो गए? इसका नाम एक तो द्विगुणी, एक द्विस्पष्ट और एक ताड़वजात, और एक उच्छित तो आपको मिलता ही है देखने को। अब कितने हो गए अपने? 8 हो गए। 8 के बाद 9वां पढ़ा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। मेरा भाई बोर्ड है ना वो थोड़ा सा इस हिसाब से है, इसलिए मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, वरना मैं क्रम बंद भी लिखा सकता, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ लेना, इनसे बाहर नहीं जाता है। अब उचित पढ़ लिया, उसके बाद में परकंपित की बात कर रहा हूँ। परकंपित। परकंपित व्यंजन। अब परकंपित व्यंजन का एक और नाम है लुंठित। क्या है? लुंठित। लेकिन मैं इसे लुंठित ही पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? लुंठित। क्योंकि बार बार पढ़कर वही मैं कहूंगा कि बहुत बार पढ़ा है और अब मुख से वही चीज निकलती है, भली कैसी हो से, ठीक है। तो जो परकंपित है या लुंठित है वो एक है। कितना है? एक। और वो है र। कौन सा है? र। परकंपित हो गया, उच्चित हो गया, ये चीजें बहुत बार पूछी गई है। परकंपित। अब परकंपित व्यंजन की बात करें या लुंठित व्यंजन की बात करें तो वो र होता है। अब र को परकंपित या लुंठित क्यों कहा जाता है वो सुनो। क्यों कहा जाता है? देखो, परकंपित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बोलते समय हमारी जीवा है, हमारी जो जीभ है वो कंपन करती है। क्या करती है? कंपन। इसलिए इसका नाम पड़ गया परकंपित व्यंजन, और वो होता है र। अब कई बच्चे कहेंगे ये दूसरा वाला लुंठित या लुंठित का नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है लुढ़कना। क्या होता है? लुढ़कना। और इसका एक और अर्थ होता है लुढ़कना, या हम कह सकते हैं हलकना। क्या कह सकते हैं? हलकना। और हलकने को हम कहते हैं कंपन करना। यानी ऐसा व्यंजन को बोलते समय हमारी जीभ हलकती है,
हलकना, और हलकने को ही हम कहते हैं कंपन करना, और इसलिए इसका नाम पड़ गया लुड्डित या परकंपित। पल्ले पड़ी बात समझ में आई है। अब सुनो 10वें की बात कर रहा हूं मैं, 10वें प्रकार की। कहाँ लिख, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिख रहे, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 10वें पार्श्विक व्यंजन। कौन से? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक व्यंजन होता है बेटा एक। कितना होता है? एक। कौन सा होता है? तो ल होता है। कौन सा? ल से लड्डू, ल होता है। कौन सा होता है? ल। अब ल को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ल को बोलते समय हमारी जीभ के दोनों साइड के भागों से वायु बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है, और साइड के भागों से निकलती है, और साइड को हिंदी में हम बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। इसलिए इनका नाम पड़ गया पार्श्विक व्यंजन। क्या पड़ गया? पार्श्विक व्यंजन। कहीं पर आपको ये परिभाषा लिखी हुई मिलेगी कि वे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो बेलनाकार हो जाए। कैसे हो जाए? बेलनाकार हो जाए। सेम ही बात है। क्यों? क्योंकि जब जीभ बेलनाकार होगी तभी दोनों साइडों के भाग से हवा बाहर निकलेगी, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन एक ही होता है और उसका नाम है ल। अब इतनी बात समझ में आई। ये हो गया अपने व्यंजन के प्रकार या व्यंजन का वर्गीकरण।